जो दौर चल रहा है वैश्विक महामारी का, वह बहुत ही भयावह है। तो दोस्तों, आज हम आपके सामने उपस्थित होने का, जो हमारा आज आपके सामने उपस्थित होने का कारण है, वह है एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना जो लेकर के हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। दोस्तों, अभी कल ही न्यूज़पेपर और न्यूज़ के माध्यम से हमें पता चला है कि एक बहुत बड़ी खुशखबरी आप लोगों के लिए आ गई है। क्या आ गई है दोस्तों? कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी आदेश पारित किया है कि जो तदर्थ शिक्षक थे उनको बाहर कर दिया जाए। और कितना दोस्तों? 34,000 वैकेंसियां जल्द ही शिक्षा जगत को एक योग्य टीचर मिलने वाले हैं। कितने दोस्तों? 34,000 टीचर। और आप लोग अगर अस्वस्थ होकर अपने घरों में बैठे हैं तो पूरी तरह से चैतन्य हो जाइए और जुड़ जाइए पठन पाठन में, अपनी पढ़ाई लिखाई शुरू कर दीजिए। अगर आप ढीले पड़ गए हो, अस्वस्थ होकर के बैठे हो कि कोरोना का दौर चल रहा है तो क्या पढ़ाई लिखाई किया जाए, तो आप बिल्कुल तैयार हो जाइए और यह जो सुनहरा मौका है उसको बिल्कुल मत गंवाइएगा। क्योंकि दोस्तों, अगर जिस किसी ने बीएड कर लिया है तो उसके लिए एक आसान सा जो शब्द है, क्या दोस्तों, उसके जहन में आ जाता है कि उसको क्या देना है एग्जाम? टीजीटी और पीजीटी। क्या देना है दोस्तों? टीजीटी और पीजीटी। और आपको जैसा कि पता ही होगा कि टीजीटी और पीजीटी के भी कितने दोस्तों? 22,000 वैकेंसी जल्द ही आने वाली है। कितनी दोस्तों? 22,000 वैकेंसी जल्द ही आने वाली है। तो आप लोग अगर सोए हो तो जाग जाइए, अगर खोए हो तो चैतन्य हो जाइए और जुड़ जाइए। तो दोस्तों, क्या होता है टीजीटी, क्या होता है पीजीटी, और ये 34,000 वैकेंसी किस लेवल की आने वाली है, उसके बारे में आज हम आपके सामने चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि क्या होता है, टीजीटी किसे कहते हैं, पीजीटी क्या होता है। तो टीजीटी का मतलब ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। जो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर होते हैं वो कक्षा 6 से लेकर के हाई स्कूल, मतलब क्लास 6 to 10th के जो टीचर होते हैं वो टीजीटी के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। किसके द्वारा दोस्तों? जो टीजीटी का एग्जाम क्वालिफाई करता है वह 6 to 8 का टीचर बनता है। और जिसने पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, मतलब जिसने पीजीटी का एग्जाम क्वालिफाई किया है, वह क्या करेगा दोस्तों? वह हाई स्कूल से 12th तक, या यह कह सकते हैं कक्षा 10 से 12 का जो टीचर होता है वह पीजीटी एज अ प्रवक्ता के तौर पर चयन पाता है। तो दोस्तों, अगर आप लोग अस्वस्थ हो तो चैतन्य हो जाइए, क्योंकि जो आगामी वैकेंसी आने वाली है, कितनी दोस्तों? 22,000। और यह बहुत ही बड़ी पोस्ट है और बहुत ही ज्यादा वैकेंसी आई है, जो अगर आप गंवा देते हैं तो यह सुनहरा मौका आपके हाथ से निकल जाता है। थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि क्या टीजीटी पीजीटी का जो पाठ्यक्रम है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। पहले हम लोग इसके टीजीटी और पीजीटी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसकी योग्यताएं क्या होती हैं। कौन सा व्यक्ति टीजीटी का फॉर्म फिलअप कर सकता है, कौन सा व्यक्ति पीजीटी का फॉर्म फिलअप कर सकता है। तो जो पीजीटी का फॉर्म डालना चाहता है, जो स्टूडेंट पीजीटी का परीक्षा देना चाहता है, उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए दोस्तों? उसकी योग्यता होनी चाहिए वह परास्नातक किया हो। परास्नातक से तात्पर्य दोस्तों एमए या एमएससी मास्टर डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद
यूपी में तो बीएड अनिवार्य नहीं है, बशर्ते अदर स्टेट में, अन्य प्रदेशों में बीएड कंपलसरी है। हो सकता है आने वाली वैकेंसी में या आगामी समय में क्या हो जाए दोस्तों, बीएड अनिवार्य हो जाए। तो यह बीएड जो है उत्तर प्रदेश के पीजीटी वैकेंसी में वैकल्पिक होता है। उसके बाद क्या योग्यता होनी चाहिए दोस्तों कि 12वीं में या बीए में जिस व्यक्ति का सब्जेक्ट क्या हो दोस्तों, हिंदी हो, क्या हो, जिस व्यक्ति का सब्जेक्ट हिंदी हो उसके लिए योग्यता निर्धारित की गई है कि वह परास्नातक होना चाहिए प्लस बीएड होना चाहिए प्लस 12वीं या बीए में संस्कृत सब्जेक्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों, संस्कृत सब्जेक्ट होना कंपलसरी है, अनिवार्य है। या तो वह 12वीं में संस्कृत पढ़ा हो या बीए में संस्कृत पढ़ा हो, तभी वह व्यक्ति एलिजिबल माना जाता है किसके लिए दोस्तों, पीजीटी एग्जाम के लिए। उसके बाद इसमें क्या होता है दोस्तों, थोड़ा सा परिवर्तन इसमें होता है। टीजीटी, आमतौर पर जो बच्चा पीजीटी देता है वही टीजीटी भी एग्जाम देता है, ये अमूमन देखा जाता है। तो दोस्तों इसमें केवल और केवल इसकी आवश्यकता नहीं होती। यहां पर क्या होता है दोस्तों, बीए, जो बच्चा टीजीटी का एग्जाम देना चाहता है उसकी योग्यता क्या होती है दोस्तों, वह बीए किया हो, वह किसी भी विश्वविद्यालय से बीए किया हो या डिग्री कॉलेज से उसने बीए की पढ़ाई पूर्ण कर ली हो। और दोस्तों जो अपीयरिंग होता है वह एग्जाम नहीं अपीयर, अब एग्जाम में अपीयर्ड नहीं हो सकता है। बीए क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, बीए पास होना चाहिए। उसके उपरांत क्या होना चाहिए दोस्तों, बीएड होना चाहिए। और बीएड भी अपीयर नहीं हो, अपीयर्ड हो, मतलब बीए कंप्लीट कर लिया हो। उसके बाद क्या योग्यता होनी चाहिए दोस्तों, 12वीं या बीए में संस्कृत का सब होना अनिवार्य है। तो जो टीजीटी और पीजीटी का की योग्यता होती है दोस्तों वह यही होती है। अब हम थोड़ा सा इसका वेतन के बारे में देख लेते हैं कि इसका जो वेतन क्या होता है, निर्धारित किया जाता है दोस्तों, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं। किसका जो वेतनमान होता है, पे स्केल जो होता है वह क्या होता है दोस्तों कि पीजीटी का जो पे स्केल होता है दोस्तों वह क्या होता है, 49,400 से 1,51,100 ग्रेड पे स्केल होता है। ये ग्रेड पे स्केल होता है दोस्तों। यह जब स्टार्टिंग जो स्केल बनती है इसकी पीजीटी की वह 49,400 से बनती है और लास्ट तक 1,51,100 रुपए तक ग्रेड पे स्केल बनती है। उसके उपरांत क्या बनता है दोस्तों कि इसमें जो महंगाई भत्ता, महंगाई भत्ता जो जुड़ता है वह कितना जुड़ता है दोस्तों, 7%। कितना दोस्तों, 7% महंगाई भत्ता जुड़ती है इसमें। किसका, मूल वेतन का, जो मूल वेतन होता है उसकी महंगाई भत्ता 7% जुड़ता है प्लस क्या दोस्तों, मूल वेतन का 24% एचआरए। क्या दोस्तों, एचआरए। उसके उपरांत सबसे बड़ी बात कि प्रतिवर्ष क्या दोस्तों, प्रतिवर्ष मूल, क्या दोस्तों, प्रतिवर्ष मूल वेतन का 3% वृद्धि होती है। प्रतिवर्ष वृद्धि होती है किसमें, उसके ग्रेड पे में जो सैलरी होती है उसमें प्रतिवर्ष वृद्धि होती है। तो ऐसी वैकेंसी जो अगर आप
क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका जो भविष्य होगा एकदम से उज्जवल हो जाएगा। तो दोस्तों, ऐसा सुनहरा मौका आपको बिल्कुल भी गंवाना नहीं चाहिए और आपको एग्जाम के लिए अपने आप को पूरी तरह से संलग्न होकर के तैयारी में जुट जाना चाहिए। तो दोस्तों, हम लोग थोड़ा सा इसके टीजीटी और पीजीटी के पाठ्यक्रम की ओर ले चलते हैं आपको कि इसका पाठ्यक्रम क्या है। दोस्तों, हम देखते हैं अमूमन जो टीजीटी और पीजीटी का एग्जाम का जो पाठ्यक्रम होता है वह सामान्यतः सेम ही होता है। आपको सब कुछ वही पढ़ना होता है। मूल जो अंतर होता है उसमें क्या होता है दोस्तों, मूल अंतर यही होता है कि जो टीजीटी होता है दोस्तों, उसमें क्या होता है कि जो साहित्य पोर्शन होता है वह कितना आता है, 30%। जो रेशियो चलता है वह साहित्य में 30%, टीजीटी में साहित्य 30% और व्याकरण जो होता है वह कितना आता है दोस्तों, 70% का रेशियो चलता है। आपको जो साहित्य पोर्शन पढ़ना है टीजीटी में, वहां से प्रश्न 30% पूछे जाते हैं और टीजीटी में व्याकरण पोर्शन से 70 प्रश्न पूछे जाते हैं। वही जब आप पीजीटी के लिए अपने आप को प्रिपेयर करते हो, प्रिपरेशन करते हो, तो क्या होता है दोस्तों, यहां पर साहित्य से क्या दोस्तों, साहित्य से 70% प्रश्न पूछे जाते हैं और यहीं पर व्याकरण से दोस्तों, व्याकरण से कितने परसेंट प्रश्न पूछे जाते हैं, यहां पर 30%। 10% का इधर उधर इसमें उलटफेर हो सकता है। अनुमानतः जो अभी तक एग्जाम हुए हैं उनके आधार पर जो रेशियो बना है दोस्तों, 30 और 70 टीजीटी में, और पीजीटी में क्या होता है दोस्तों, 70 साहित्य और 30% व्याकरण से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि इसका पाठ्यक्रम क्या है। तो दोस्तों, हम लोग चलते हैं पाठ्यक्रम की तरफ। तो पाठ्यक्रम क्या है दोस्तों, प्रशिक्षित स्नातकोत्तर जो हमारा प्रवक्ता एग्जाम होता है, जो पीजीटी का एग्जाम होता है, उसका पाठ्यक्रम क्या होता है। तो सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास क्या होता है, किसके अनुसार इसका हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन, नामकरण, वर्गीकरण, इसके बारे में हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। उसके बाद इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ना होता है दोस्तों, आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां कि जैसे इसको कितने कालों में विभाजित किया गया है, इसका नामकरण किसने क्या किया है, उसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां, मतलब जो 4 कालों में विभाजित किया गया है हिंदी साहित्य का इतिहास, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। तो जो आदिकाल है उसके साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या क्या हैं, उसके बारे में हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। उसके बाद भक्तिकाल, भक्तिकाल में संत काव्य, सूफी काव्य, राम भक्ति धारा, कृष्ण भक्ति धारा। हम लोग साहित्य आदिकाल में उसकी प्रवृत्तियों को पढ़ेंगे। उसके बाद जो भक्ति काल है, दूसरा काल विभाजन हिंदी साहित्य के इतिहास का जो काल है भक्ति काल, उसमें 2 शाखाओं में विभाजित किया गया है, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। तो जो निर्गुण काव्य है उसको 2 उपशाखाओं में विभाजित किया गया है, संत काव्य और सूफी काव्य। उस पे हम लोग आगे विस्तृत चर्चा करेंगे। उसके बाद जो सगुण धारा है उसमें उसको 2 भागों में विभाजित किया गया है, एक कृष्ण काव्य और दूसरा राम भक्ति काव्य। उसके बाद आगे चलते हैं, जो हमारा रीतिकाल है उसके 3 धाराओं में विभाजित किया गया है दोस्तों। रीति काव्य धारा को
तीन भागों में विभाजित किया गया है और उसमें हम लोग तीन भागों में विभाजित करके पढ़ेंगे दोस्तों कि रीतिबद्ध कवि कौन है, रीत मुक्त कवि कौन है और रीति सिद्ध कवि कौन होते हैं। इस पे हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे, इसको हमें पढ़ना होगा। उसके बाद चौथा जो काल है वह क्या है दोस्तों, आधुनिक काल। क्या है दोस्तों, आधुनिक काल। आधुनिक काल है और आधुनिक काल में हम पढ़ेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र को। उनका युग जो है उनके नाम पर पड़ा कि भारतेंदु युग। उसके बाद हम पढ़ेंगे द्विवेदी जी को। किसको पढ़ेंगे दोस्तों, द्विवेदी जी को हम लोग पढ़ेंगे, द्विवेदी जी को। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग का नाम पड़ा। तो हम लोग द्विवेदी युग के कवियों को, द्विवेदी युग की प्रवृत्तियां, द्विवेदी युग की रचनाएं, इस पे विस्तृत चर्चा करेंगे। उसके बाद अगले क्रम में छायावाद, छायावाद के चतुष्टय, छायावाद की रचनाएं, छायावादी कवि, छायावादी प्रवृत्तियां, इसके बारे में हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। अगले क्रम में प्रगतिवाद, नई कविता, यहां तक हमारा कविता का विकास हो जाता है। मतलब हम इस धारा में कविताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके आगे के क्रम में हम देखते हैं जो हमारा अगला टॉपिक है गद्य साहित्य का विकास। मतलब हिंदी साहित्य को एक गद्य भाग हो जाता है और एक पद्य भाग हो जाता है। तो जो नई कविता धारा है यहां तक हमारा जो होता है वो क्या चलता है, पद्य काव्य धारा साहित्य, पद्य साहित्य का इतिहास हो जाता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं क्या दोस्तों, गद्य साहित्य का इतिहास। तो गद्य साहित्य के इतिहास में हम लोग सबसे पहले निबंध पढ़ेंगे, उसके बाद नाटक पढ़ेंगे, नाटकों का विकास, निबंध का विकास, इसके प्रवर्तक कौन है, पहला निबंध क्या है, पहला नाटक क्या है, तो इसके बारे में हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। उसके बाद कहानी, कहानी का विकास, कहानी के सोपान, जो प्रमुख कहानियां हैं उनके संक्षिप्त परिचय, उसको पढ़ते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे उपन्यास की तरफ कि उपन्यास का विकास कहां से होता है, उपन्यास का जो प्रारंभ माना जाता है वह किस युग से माना जाता है, तो कहां से इसका विकास हमको देखने को मिलता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद अगले सोपान में आलोचना पढ़ेंगे कि आलोचना का विकास कहां से होता है, आलोचना के जनक कौन है, आलोचना को कितने भागों में विभाजित किया गया है, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। उसके बाद आता है अगले क्रम में हिंदी की लघु विधाओं का विकासात्मक परिचय। जो हिंदी की अन्य विधाएं हैं उस पे हम लोग चर्चा करेंगे। उनमें कौन कौन से आते हैं दोस्तों, जैसे हम जीवनी, किस पे, जीवनी, कौन सी जीवनी किसने लिखी, किसके बारे में कौन सी जीवनियां लिखी गई हैं, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद संस्मरण क्या होता है, पहला संस्मरण क्या है, किसने कौन सा संस्मरण लिखा, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद अगले क्रम में दोस्तों आत्मकथा, रेखा चित्र, यात्रा साहित्य, गद्य काव्य एवं व्यंग्य, ये जो हमारा पाठ्यक्रम है इसी क्रम में हम आगे बढ़ते जाएंगे। उसके बाद आता है दोस्तों अगले क्रम में दोस्तों कि जो हमारा अगला वो है वो क्या है दोस्तों कि काव्य शास्त्र। यहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो पाठ्यक्रम है हमारा कि अवयव, काव्य शास्त्र में जो रस, छंद, अलंकार, रस के भेद, रस के अवयव, छंद के सोपान, अलंकार, अलंकार के संप्रदाय जो हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि रस के प्रवर्तक आचार्य कौन है, किसके अनुसार कितने रस हैं, कौन से रस का कौन सा जन्मदाता है, इसको हम लोग इसमें पढ़ते हैं। उसके बाद छंद का विकास, अलंकार, अलंकारों की संख्या, अलंकारों के आचार्य, काव्य गुण, काव्य दोष, शब्द शक्तियां, जो काव्य शास्त्र है उसके अंतर्गत हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। आगे इस विधा के में आगे
भाषा विज्ञान में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे दोस्तों? हिंदी की उपभाषाएं, विभाषाएं और बोलियां। जो भाषा विज्ञान हमारा पोर्शन है दोस्तों, जो हमारा भाषा विज्ञान है दोस्तों, वो क्या है? उसके अंतर्गत हम लोग भाषा विज्ञान के अंतर्गत हिंदी की उपभाषाएं, हिंदी जगत में कितनी भाषाएं हैं, कितनी बोलियां हैं, कितनी विभाषाएं हैं, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद हिंदी की शब्द संपदा, हिंदी की ध्वनियां, तो यहां पर हम भाषा विज्ञान में ये हमको पढ़ने को मिलता है। उसके बाद व्याकरण पोर्शन, जो हमारे पाठ्यक्रम का व्याकरण पोर्शन है, उसमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा आपको दोस्तों? कि हिंदी की वर्तनी, जो शुद्ध और अशुद्ध वर्तनियां होती हैं, उस पे हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। उसके अगले क्रम में संधि क्या होता है, संधि से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अगले क्रम में समास, लिंग, वचन, कारक, विराम चिन्हों का प्रयोग, पर्यायवाची, मतलब कोई शब्द लिखा है तो कहां पर कौन सा विराम चिन्ह लगना चाहिए, कौन सा नहीं लगना चाहिए, कौन सा विराम चिन्ह को क्या नाम दिया गया है, वो ऐसे प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पर्यायवाची, विलोम, वाक्यांश के लिए एक शब्द, जैसे कोई शब्द दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा इसके लिए एक उपयुक्त शब्द बताइए। मुहावरा और लोकोक्ति, इसका अध्ययन हम लोग करते हैं। अगले क्रम में जो साहित्य, संस्कृत साहित्य होता है, वहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, संस्कृत साहित्य के प्रमुख रचनाकार जैसे कालिदास हो गए, भास हो गए, दंडी हो गए, भारवी हो गए, तो इनके बारे में, इनकी प्रमुख रचनाएं, इनकी जीवन परिचय के बारे में हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो जो हमारा पाठ्यक्रम है वह संस्कृत साहित्य का यह आपके सामने प्रस्तुत है। उसके बाद अगले क्रम में संस्कृत जो व्याकरण होता है दोस्तों, यहां पर संस्कृत साहित्य और संस्कृत व्याकरण को भी हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। विस्तृत तो नहीं पढ़ना पड़ेगा, बशर्ते संक्षिप्त रूप में हम लोग यहां अवश्य अध्ययन करेंगे कि जो संधि है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, तीनों संधियों के भेद को पढ़ना पड़ेगा। समास पढ़ना पड़ेगा, विभक्ति पढ़ना पड़ेगा, उपसर्ग पढ़ना पड़ेगा, प्रत्यय पढ़ना पड़ेगा, शब्द रूप पढ़ना पड़ेगा, धातु रूप पढ़ना पड़ेगा और काल और अनुवाद। दोस्तों, इस क्रम में जो हमारा पाठ्यक्रम है आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। तो दोस्तों, आगे के क्रम में हम देखते हैं कि जो हमारा क्या दोस्तों टीजीटी का पाठ्यक्रम है, हमारा जो टीजीटी का पाठ्यक्रम है दोस्तों, वह अधिकांशतः पीजीटी और टीजीटी का सिलेबस सेम ही हो जाता है, बशर्ते आपको जो पीजीटी का पाठ्यक्रम होता है वह टीजीटी से थोड़ा सा स्टैंडर्ड होता है, थोड़ा सा उसमें अधिकांश पढ़ना होता है। कारण क्या है? क्योंकि उसमें दोस्तों साहित्य, जो हमने आपको अभी बताया कि क्या साहित्य आपको दोस्तों, वहां पर आपको साहित्य 70% पढ़ना होता है और व्याकरण 30% पढ़ना होता है। इसलिए आपको वहां पर साहित्य को ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, साहित्य को के ऊपर ज्यादा ध्यान देना पड़ता है और व्याकरण को कम समय देना पड़ता है। और टीजीटी में क्या होता है दोस्तों, टीजीटी में इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है, वहां पर व्याकरण की अधिकता हो जाती है और साहित्य की न्यूनता हो जाती है। बशर्ते आपको पढ़ना संपूर्ण ही पढ़ेगा, सारा का सारा पढ़ना पड़ेगा। तो हम लोग थोड़ा सा टीजीटी के सिलेबस के ऊपर ध्यान दे देते हैं कि हमारा टीजीटी का पाठ्यक्रम क्या है। तो आदिकाल, भक्तिकाल, संत काव्य धारा, सूफी काव्य धारा, राम काव्य,
कृष्ण काव्य, रीतिकाल, आधुनिक काल, भारतेंद्र योग, द्विवेदीय योग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता। यह कह सकते हैं कि पूरा का पूरा साहित्य पढ़ना पड़ेगा आपको। उसके बाद हिंदी गद्य साहित्य का विकास। दोस्तों, हिंदी गद्य के साहित्य के विकास में आपको निबंध, नाटक, उपन्यास, कहानी, हिंदी गद्य की लघु विधाएं, लघु विधाओं में दोस्तों जीवनी, संस्मरण, आत्मकथा, रेखा चित्र, यात्रा साहित्य, गद्य काव्य एवं व्यंग्य, एक पूरा का पूरा गद्य साहित्य का जो विकास है वो सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा। दोस्तों, आगे के क्रम में हम देखते हैं कि जो हमारा आगे का क्रम है, उसके बाद दोस्तों जो हिंदी के रचनाकार एवं रचनाएं हैं, हिंदी काव्य शास्त्र। दोस्तों, हम इसमें देखते हैं कि क्या काव्य शास्त्र, हिंदी काव्य शास्त्र एवं उनकी रचनाएं, काव्य के भेद, रस, अवयव, भेद में क्या रस, छंद, अलंकार, शब्दालंकार, काव्य गुण और काव्य दोष, ये उसका पाठ्यक्रम हो जाता है। आगे के क्रम में हम देखते हैं दोस्तों कि जो आगे का हमारा क्रम है, हिंदी की बोलियां, विभाषाएं, हिंदी के शब्द संपदा। अमूमन इसका जो पाठ्यक्रम होता है टीजीटी और पीजीटी का सेम ही होता है दोस्तों। तो हिंदी की बोलियां, विभाषाएं, हिंदी शब्द संपदा, हिंदी की ध्वनियां, देवनागरी लिपि, नामकरण, देवनागरी लिपि का विकास, देवनागरी लिपि की उत्पत्ति, तो यह सब हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। व्याकरण में क्या पढ़ना होता है दोस्तों? व्याकरण में लिंग, वचन, कारक, संधि, समास, वर्तनी, वाक्य शुद्धिकरण, शब्द रूप, पर्यायवाची, विलोम, श्रुति भिन्नार्थक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरा, लोकोक्तियां, और ये पूरा का पूरा जो व्याकरण पोर्शन होता है उस पे आपको विस्तृत चर्चा करना पड़ेगा। उसके बाद संस्कृत साहित्य में भी संस्कृत के प्रमुख रचना एवं उनकी रचनाकार एवं उनकी रचनाएं, उसमें आपको कालिदास को पढ़ना पड़ेगा, भवभूत को पढ़ना पड़ेगा, भारवी को पढ़ना पड़ेगा, माघ को और दंडी तथा श्री हर्ष को पढ़ना पड़ेगा। उनकी रचनाएं एवं उनके कृतित्व एवं व्यक्तित्व के बारे में आपको अध्ययन करना पड़ेगा। आगे के क्रम में दोस्तों संधि स्वर एवं व्यंजन संधि, संधि में स्वर संधि, व्यंजन संधि, और उसके बाद समास, शब्द रूप, धातु रूप, कारक का प्रयोग और अनुवाद पढ़ना पड़ेगा। तो दोस्तों जो हमने आपके सामने अभी प्रस्तुत किया वह टीजीटी और पीएचडी का पाठ्यक्रम है। तो दोस्तों यह सुनहरा मौका आप बिल्कुल भी जाने मत दीजिए, क्योंकि ऐसा अवसर जिंदगी में बार बार नहीं आता। लाइफ आपको बार बार मौका नहीं देती है। अगर आपने अभी तक अपना जो समय जाया किया है तो उसको भूल करके नए सिरे से आप पुनः जुट जाइए और संलग्न होकर के तल्लीनता के साथ टीजीटी और पीएचडी में लग जाइए। अगर आपने सपना देखा है, आपके माता पिता ने सपना देखा है कि आपको क्या बनना है, टीजीटी और पीजीटी, टीजीटी और पीजीटी का टीचर बनना है। क्या दोस्तों? टीजीटी और पीजीटी का टीचर बनना है तो अभी से आपको लग जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप अभी नहीं लगे तो आप कभी नहीं लग सकते। इसलिए दोस्तों आपको सुचारू रूप से संलग्न होकर के टीजीटी और पीएचडी की ओर जुड़ जाना चाहिए और अच्छे से तैयारी करना चाहिए। दोस्तों यदि आप किसी अच्छे विश्वविद्यालय या कॉलेज से पढ़ाई किए हैं और आपने ईमानदारी पूर्वक अध्ययन किया है तो आपको किसी संस्था से जुड़ने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों? ढेर सारी जो पुस्तकें हैं, क्या दोस्तों, जो ढेर सारे पुस्तकें हैं उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे
हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास में कितने लोगों को पढ़ना पड़ेगा आपको? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो पुस्तक है हिंदी साहित्य का आदिकाल, द्विवेदी। बच्चन सिंह का दूसरा इतिहास, बच्चन सिंह का दूसरा इतिहास। दोस्तों बच्चन सिंह का दूसरा इतिहास। आगे के क्रम में रामस्वरूप चतुर्वेदी का, रामस्वरूप चतुर्वेदी का संवेदना का इतिहास, संवेदना एवं विकास। डॉक्टर नगेंद्र का, डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास। डॉक्टर विवेक शंकर का डॉक्टर विवेक शंकर का हिंदी काव्य, हिंदी गद्य। जो हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए इतनी ढेर सारी पुस्तकें आपको विस्तृत पढ़ना पड़ेगा, और अगर आप ये सारी पुस्तकें पढ़ लेते हैं आगे के क्रम में हिंदी व्याकरण के लिए आपको भोलानाथ तिवारी, भोलानाथ तिवारी, हरदेव बाहरे, हरदेव बाहरे, वासुदेवानंदन, वासुदेवानंदन या पीएन पांडे, पीएन पांडे। तो व्याकरण के लिए आपको इस प्रकार की पुस्तकें पढ़नी अनिवार्य है यदि आप टीजीटी और पीएचडी का एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं। यदि ये सारी पुस्तकें आप पढ़ने में असक्षम होते हैं, यदि आप इन सब पुस्तकों को एक साथ पढ़ना चाहते हैं, ये पूरे जो हमने अभी ब्राट सिलेबस आपको दिखाया, बताया, समझाया, उसको आप संक्षिप्त रूप में, विस्तृत पूरा विशालकाय रूप को एक संक्षिप्त तरीके से, सुचारू व्यवस्थित ढंग से पढ़ना चाहते हैं, क्रमबद्ध तरीके से पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारी संस्था से जुड़ जाइए और हम आपको पूरे ईमानदारी पूर्वक पॉइंट बाय पॉइंट और सिस्टमैटिक क्रमबद्धता के रूप में आपको हम पढ़ाएंगे, बताएंगे कि किस तरह आपको तैयारी करनी है, किस तरह, किस माध्यम से आपको पढ़ना है। तो वो जो हम लोग आपको प्रोवाइड कराएंगे, उपलब्ध कराएंगे पढ़ने का तरीका, हम नोट्स के माध्यम से। दोस्तों हम आपको एक जो पूरी, जो हमने अभी आपको श्रृंखलाबद्ध तरीके से पुस्तकों का अभी जानकारी दिया हमने आपको, तो उसका पूरा का पूरा सार जो होता है वह हम आपको नोट्स के माध्यम से प्रोवाइड करा देंगे। उसके बाद जो विगत वर्षों में जो एग्जाम हुए हैं उनका जो प्रश्न पूछा गया है, वो सारे के सारे प्रश्न आपको प्रश्नोत्तरी के माध्यम से, दोस्तों प्रश्न
प्रश्नोत्तरी के माध्यम से आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। उसके बाद जो आपके डाउट्स हैं, जो भी आपकी समस्याएं हैं, उसका निराकरण किया जाएगा और आपके पाठ्यक्रम के अनुसार जो आपका पाठ्यक्रम है उसको लेकर के हम लोग पूरी तरह से एक क्रमबद्धता के रूप में लेकर के चलेंगे और आपको हम टीजीटी और पीजीटी की आने वाली वैकेंसी है उसमें आपका जो एक पद है वह सुनिश्चित करा देंगे। क्या दोस्तों, एक पद है उसको हम लोग क्या कर देंगे दोस्तों, सुनिश्चित करा देंगे यदि आप ईमानदारी पूर्वक पढ़ते हैं, संलग्न हो जाते हैं तैयारी में। तो दोस्तों हमसे आप जुड़िए और हमारे माध्यम से आप टीजीटी और पीजीटी को पूरी तरह से तैयारी करिए। दोस्तों यह सुनहरा मौका अपने हाथ से मत जाने दीजिए, क्योंकि यह महत्वपूर्ण जो समय है वह दोबारा वापस आने वाला नहीं है। तो दोस्तों हम इसी बात के साथ अपने वाणी को विराम देते हैं और आप पूरी तरह से संलग्न हो जाइए और स्वस्थ रहिए। दोस्तों तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।